स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के 6th पार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिस्टर पियोट्रोस्की की मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मिस्टर मोहनीश पाबरा की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसे पियोट्रोस्की रूल्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन भी कहा जाता है। अगर मिस्टर पियोट्रोस्की की बात की जाए तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। साल 2000 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था वैल्यू इन्वेस्टिंग, द यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन टू सेपरेट विनर्स फ्रॉम लूजर्स, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करके कैसे विनर कंपनीज को लूजर कंपनी से सेपरेट करें। मिस्टर पियोट्रोस्की का एफ स्कोर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको पहले ही बता देते हैं कि मिस्टर पियोट्रोस्की की जो स्ट्रेटेजी है ये काफी रिस्की है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। इस स्ट्रेटेजी के टोटल 7 क्राइटेरियाज हैं। चलो तो वन बाय वन उन्हें देख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी का बुक टू मार्केट रेशो ज्यादा होना चाहिए। तो चलो पहले इस बुक टू मार्केट रेशो के बारे में बात करते हैं। बुक टू मार्केट रेशो का फॉर्मूला है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बुक वैल्यू आपको कंपनी के बैलेंस शीट से मिल जाएगी और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसका ही मतलब होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है वही कंपनी की बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो कंपनी के हर एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, यानी अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के एसेट्स बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो इन्वेस्टर के बीच बांटा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा उसे ही बुक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस की बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि इक्विटी में कि लायबिलिटी साइड में यहाँ पर दिया है इक्विटी और टोटल इक्विटी है 78,898 करोड़। तो ये टीसीएस के शेयर होल्डर्स इक्विटी है, यानी बुक वैल्यू है। देखो बुक वैल्यू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छे से सूट करती है। अगर आप किसी कंपनी की बुक वैल्यू का एनालिसिस कर रहे हो और वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर वो एनालिसिस सही रहेगा। लेकिन अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उनमें बुक वैल्यू का एनालिसिस करने में उतना सेंस नहीं बनता है। तो बुक टू मार्केट रेशो का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा है कि बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो टीसीएस की बुक वैल्यू जो है वो है 78,898 करोड़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,80,871 करोड़। तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 0.10। तो यहाँ पर पियोट्रोस्की का फॉर्मूला कहता है कि बुक टू मार्केट रेशो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जनरली 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ टीसीएस के केस में वो 1 से कम है। तो इसका मतलब आपको बता देता हूँ कि जब बुक टू मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है यानी 1 से ज़्यादा होती है, जिसका ही दूसरा मतलब होता है कि जब बुक वैल्यू कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के एसेट्स के लिए उन एसेट्स के एक्चुअल वैल्यू से कम पैसा पे कर रहे हैं। वही जब बुक टू मार्केट वैल्यू 1 से कम होती है जैसे कि टीसीएस के केस में है तो उसका ही मतलब होता है कि कंपनी की बुक वैल्यू उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है, यानी इन्वेस्टर्स कंपनी के लिए उसके एसेट के यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। आपको ऐसी बहुत ही रेयर कंपनीज मिलेगी जिनका बुक टू मार्केट रेशो 1 से ज़्यादा है, यानी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी बुक वैल्यू से कम है। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो रेयरली आपको कोई ऐसी कंपनी मिलेगी। मिस्टर पियोट्रोस्की का दूसरा रूल है रिटर्न ऑन एसेट्स 0 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो रिटर्न ऑन एसेट एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा और टोटल एसेट्स आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। टोटल एसेट के लिए आपको करना ये है कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को ऐड करना है, जिसके बाद आपको टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। तो टीसीएस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो 31,562 करोड़। उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी के टोटल एसेट्स से। तो यहाँ पर आप टीसीएस की बैलेंस शीट में देख सकते हो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट दोनों को मिलाकर मिलेंगे टोटल एसेट्स, जो कि है 1,14,943 करोड़। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसके बाद आपको टीसीएस का रिटर्न ऑन एसेट्स मिलेगा 27.45%। रिटर्न ऑन एसेट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स की मदद से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यानी कंपनी अपने एसेट्स को कितनी इफिशिएंटली यूज कर रही है। तो ये एफिशिएंसी आपको चेक करनी होगी। जनरली रिटर्न ऑन एसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है उनमें एसेट बहुत ही लिमिटेड होता है। सो अगर आपको आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट को यूज करना है तो उसे आप उसी सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के आरओए कंपेयर करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि आप अगर किसी एफएमसीजी कंपनी का आरओए निकाल रहे हो तो आपको इस कंपनी के आरओए को उसी सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कंपनी अपने एसेट्स को कितनी इफिशिएंटली यूज कर रही है। अगर किसी कंपनी का आरओए लगातार अच्छा खासा बढ़ रहा है तो वो एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पर पियोट्रोस्की के क्राइटेरिया के अनुसार आरओए कंपनी का 0 से ज्यादा होना चाहिए और जनरली ज्यादातर कंपनीज का आरओए 0 से ज्यादा ही होता है। द नेक्स्ट क्राइटेरिया है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है। सो यहाँ पर हम TCS का कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ नीचे लिखा है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 28,593 करोड़। तो यहाँ पर TCS का जो ऑपरेशन से कैश फ्लो आया है वो 0 से ज़्यादा है। पीओ ट्रोस्की के इस फॉर्मूला में कैश फ्लो पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट को तो इंपॉर्टेंस देते ही देते हैं, पर कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना आसान होता है, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो ना कि जस्ट इस फॉर्मूला में, बट अपने नॉर्मल एनालिसिस में भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव जा रहा है लगातार कई सालों के लिए और प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। चलो तो इसे भी समझ लेते हैं कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो अकाउंटिंग की जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है वो है एक्रूअल मेथड। जब रेवेन्यू अर्न किया जाता है तभी वो नोट किया जाता है। जैसे कि कंपनी ने कोई सामान बेच दिया तो वो तुरंत रेवेन्यू में नोट किया जाएगा, जबकि कई बार होता है कि उसका पैसा तुरंत कंपनी के पास नहीं आता है, वो 2 महीने बाद आएगा। सो पैसा जब आएगा सो आएगा। कंपनी पर एक्रूअल मेथड में जब सामान सेल हो जाएगा तब वो रेवेन्यू लिखा जाएगा। अब कई बार कंपनी का मैनेजमेंट सेल या प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कई सारे चेंजेस कर देता है, दिखा देता है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस या प्रॉफिट हुए हैं। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको वही ट्रांजैक्शंस दिखते हैं जिसमें कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कंपनी में कितनी कैश आई है और कितनी कैश गई है। अब यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कंपनी ने आज जो सामान बेच दिया वो तुरंत रेवेन्यू में लिखा जाएगा, और अगर उसके पैसे 2 महीने बाद आते हैं तो फिर 2 महीने में वो चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आपको दिखेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सही तरीका है चीज़ों को देखने का कि क्या कंपनी ने जो सेल दिखाया है या प्रॉफिट दिखाया है वो सही में उतना है या नहीं। तो ये थे मिस्टर पियोट्रोस्की के 3 मेन क्राइटेरियाज। उसके अलावा भी और 4 क्राइटेरियाज हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज का ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।